हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं सांख्यिकी स्टैटिस्टिक। तो ये जो सांख्यिकी हैं इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इसका यूज़ आपको क्लास 9th में 10th में और आने वाली आपकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस में स्टैटिक्स का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं वो आपको इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सांख्यिकी हम समझते हैं कि ये जो वर्ड है सांख्यिकी, ये जो सांख्यिकी है एक्चुअली इसमें हम क्या चीज़ की स्टडी करने वाले हैं। तो सांख्यिकी में हम ये भी एक मैथमेटिक्स की एक बड़ी ब्रांच है, एक बड़ी शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं कि आंकड़ों को स्टडी करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण के आधार पर हम किसी भी चीज़ को खोज या निर्माण करते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए किसी भी चीज़ को खोज और निर्माण में सांख्यिकी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो सोचने के दौरान हमारे पास उससे हमारे आंकड़े इकट्ठे होते हैं, मतलब डेटा को एनालिसिस किया जाता है, डेटा को इकट्ठा करके उसको एनालिसिस किया जाता है। तब उसके बाद जो भी हम उसको निष्कर्ष निकालते हैं तब वो चीज़ें नई नई चीज़ें खोज करके आती हैं। तो बिल्कुल ये सांख्यिकी जो है वो बिल्कुल आंकड़े पे ही पूरा ये आधारित है। तो इसलिए हम आंकड़े पे ही पूरा बात करेंगे। जैसे हमारे पास जो भारत सरकार की जो डेटा है उसमें क्या होती है कि भारत की जनसंख्या बताई जाती है कि भारत की जनसंख्या इस राज्य का इतना है, इस राज्य का इतना है। तो वो सारी चीज़ें जो डेटा एनालिसिस करती है वो भारत सरकार करती है और जो भारत सरकार जो डेटा को प्रकाशित कर देते हैं वही डेटा को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जैसे आप आंकड़ा कोरोना का भी, जैसे कोरोना काल जो चल रहा था उसमें अपने डेटा उसमें जो भारत सरकार हर रोज़ प्रतिदिन जारी करती थी। किसी दिन आपको 5,000 आया, किसी दिन 10,000, किसी दिन 6,000, किसी दिन बिल्कुल नहीं आया। तो इस तरीके से कोरोना का डेटा रोज़ के रोज़ जारी करती थी। तो इसी तरह की आंकड़ा को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आंकड़े की जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सांख्यिकी। यानी सांख्यिकी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम आंकड़ों से संबंधित क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सांख्यिकी बोलते हैं। स्टैटिस्टिक उसी को बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि कुछ आंकड़े हमारे सामने हैं, हम छोटा छोटा समझने के लिए पहले छोटा छोटा हम आंकड़ा को हम ले लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कुछ आंकड़ा हमारे पास दिया हुआ है, 20 है, 25 है, 40 है, 35 है, इस तरीके से आंकड़ा दिया हुआ है। तो अगर इस आंकड़ा को अगर हमें औसत निकालना है, क्योंकि आपके हम उस पॉइंट को भी लेकर हम बात करते रहेंगे जो आपके एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है ना। और इस आंकड़ा को अगर हमें औसत निकालना हो, क्या निकालना हो, औसत निकालना हो, तो औसत जो हम निकालते हैं उसमें क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग और बटा में क्या होगा, कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग का मतलब क्या हुआ, 20 + 25 + 40 + 35 डिवाइडेड बाई, अब जितना भी संख्याएं हैं उतना ही संख्या से इसमें डिवाइड कर लेंगे। तो कितनी संख्या है, 4 है, तो 4 से हम क्या कर लेंगे, इसमें डिवाइड कर लेंगे। अब सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10, 4 और 3 7 और 7 2 9, 9 10 11 और 11 और 1 12, 120 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 30, यानी हमारा जो औसत निकल के आया वो कितना निकल के आया, 30 निकल के आया। ठीक है ना। तो इस आंकड़ा के ये क्या निकला, औसत निकला। तो कोई भी डेटा अगर इस तरीके से दिया हुआ हो तो अगर उससे हमें औसत निकालना हो तो इस तरीके से हम औसत निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आंकड़ा होती हैं वो आंकड़ा दो तरह की आंकड़ा होती है। आंकड़ा जो होती हैं वो कितने तरह की आंकड़ा होती हैं, दो तरह की आंकड़ा होती हैं। ठीक है ना। जिसमें हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा, जिसमें पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। ठीक है ना, प्राथमिक आंकड़ा। ठीक है ना, प्राथमिक आंकड़ा। ठीक है ना। तो प्राथमिक आंकड़ा को हम प्राइमरी इसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है ना, प्राइमरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा। तो यहाँ पर हम प्राथमिक आंकड़ा को समझते हैं। प्राथमिक आंकड़ा एक ऐसा आंकड़ा होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति
उस चीज़ को खुद से अगर वो प्रकाशित किया गया आंकड़ा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़ा। जैसे भारत सरकार, हम अभी बताए हैं एग्जाम्पल में कि कोई भी भारत सरकार बताते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या इतना करोड़ है, तो ये जो भी अपने भारत सरकार द्वारा जो जारी होती हैं आंकड़ा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। और वो जो जारी करती है भारत सरकार, उसी को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, हम पढ़ते हैं किताबों में। जैसे हम कोई भी चीज़ है, पाइथागोरस थ्योरम है, थेल्स थ्योरम है, या यूलर्स थ्योरम में जो भी हम स्टडी करते हैं, वो सारी चीज़ हमने थोड़ी खोज किया है, वो किसी दूसरे व्यक्ति ने खोज किया है। तो जिन्होंने खोज किया उनके लिए वो क्या है, प्राइमरी डेटा है। और जो उन्होंने खोज करके पूरा दे दिया, दुनिया वालों को सौंप दिया कि आप लोग ये स्टडी करें, जो हम स्टडी करते हैं, वो सब क्या है, उस सेकेंडरी डाटा में आ जाते हैं। तो सेकेंडरी डाटा वो डेटा होते हैं जो दूसरे के माध्यम से हम स्टडी करते हैं, वो खुद का उसमें हमारा रोल नहीं होता है। जैसे न्यूज़पेपर वाले होते हैं, तो न्यूज़पेपर वाले क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं कि अपने डेटा को दूसरे के माध्यम से इकट्ठा करके तब उसके बाद अपने न्यूज़ को प्रकाशित करते हैं। तो वो जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो क्या हैं, सेकेंडरी डाटा है, ठीक है ना, जिसको हम गौण डाटा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो प्राथमिक आंकड़ा वो आंकड़ा होते हैं जिसमें हम आंकड़ों की खुद विश्लेषण करते हैं, दूसरे के हेल्प से इसमें आंकड़ों की कोई भूमिका नहीं होती है, इसमें हम खुद से उसका जो एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़ा। और इसमें जो दूसरा आता है, दूसरा आंकड़ा वो आंकड़ा होते हैं, जैसे हम किताब पढ़ते हैं, तो वो किताब तो मैंने खुद नहीं लिखा हुआ है, वो किसी दूसरे के माध्यम से वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं गौण आंकड़ा, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, गौण आंकड़ा, ठीक है ना, गौण आंकड़ा, ठीक है ना। तो जो खुद से प्रकाशित किया गया हो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी आंकड़ा। और जो दूसरे के माध्यम से वो किया गया हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा, ठीक है ना, सेकेंडरी डाटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्राइमरी आंकड़ा और गौण आंकड़ा के बारे में हम समझ चुके हैं कि प्राइमरी आंकड़ा और गौण आंकड़ा क्या होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट जो समझने हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे आंकड़े दिए जाएंगे, उस आंकड़े को हम चर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल भी बोलते हैं। जैसे कोई भी आंकड़ा, बहुत सारे आंकड़े दिए जाए, ठीक है ना, ये तो मैंने यहाँ पे 4 ही आंकड़े लिखे हुए हैं। अगर मान लेते हैं कि आंकड़े, बहुत सारे आंकड़े दिया गया हो, छोटा छोटा इस तरीके से, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई वेरिएबल है, ठीक है ना, ये कोई वेरिएबल है ना। और सपोज़ मान लेते हैं एक्स कोई वेरिएबल है, और ये वेरिएबल 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। इस तरीके से ये जो संख्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है ना। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, ठीक है ना। चर क्या है, एक तरह का पद होता है जिसका एक संख्यात्मक रूप में उसको वर्णित किया जाता है, उसको व्यक्त किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, बदलती रहती है। वही जैसे डेटा हुआ, ये डेटा क्या हुआ, हर दिन क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे कोरोना का आंकड़ा हुआ, तो वो डेटा हर दिन क्या होता है, बदलता रहा, किसी दिन 10 केस आया, किसी दिन 15 केस आया, किसी दिन 20 केस आया। तो इस तरीके से ये डेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो आंकड़ा होते हैं, अब उस आंकड़े को हम क्या करते हैं, ऐसे ही अगर रैंडम ऐसे ही रख दिए, जैसे आज 10 रोटी खाए, किसी दिन 20 रोटी खाए, किसी दिन 14 रोटी खाए, किसी दिन 12 रोटी खाए, किसी दिन 10 रोटी खाए, तो इस तरीके से रैंडम ऐसे अगर आंकड़ा अगर दिए जाते हैं, तो उसी को हम रॉ डाटा बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, रॉ डाटा बोलेंगे, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलेंगे, रॉ डाटा, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं यथा प्राप्त डाटा, यथा प्राप्त डाटा, ठीक है ना, आंकड़ा, जिसको हम यथा प्राप्त आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है ना, जिसी को हम रॉ डेटा भी बोलते हैं, रॉ डेटा, ठीक है ना, रॉ डेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो आंकड़ा होता है, जो रैंडमली, जैसे मान लेते हैं 20 हुआ, 10 हुआ, 20 डबल लिख दिए, इसको मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, और इसको 25 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 18 हुआ, इस तरीके से रैंडमली कोई इसका अरेंजमेंट ना किया गया हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रॉ डाटा, जिसको हम हिंदी में यथा प्राप्त आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। यथा प्राप्त आंकड़ा ऐसी आंकड़ा होते हैं जिसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, ऐसे ही उसको रख दिए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, यथा प्राप्त आंकड़ा, ठीक है ना।
अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं अरेंड डाटा, ठीक है ना, जिसको हम विन्यस्त आंकड़ा कहते हैं, ठीक है ना। तो विन्यस्त आंकड़ा क्या होते हैं? तो विन्यस्त आंकड़ा एक ऐसा आंकड़ा होते हैं जिसमें हम आंकड़ों को एक बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में उसको व्यवस्थित करके लिखा जाते हैं। जैसे ये आंकड़ा दिया हुआ है, तो इस आंकड़ा को हम क्या करेंगे, उसको या तो घटते क्रम में लिखेंगे या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो अगर इसी को अगर हम बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे पहले छोटा वाला अंक लिखेंगे 5, उसके बाद इससे बड़ा वाला अंक लिखेंगे 18, उसके बाद लिखेंगे 20, उसके बाद 25, उसके बाद 30। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा को लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक डेटा को मैंने क्या किया, अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है ना। या तो अरेंजमेंट घटते क्रम में कर सकते हैं या तो अरेंजमेंट बढ़ते क्रम में कर सकते हैं। तो या आप घटते क्रम में करो या बढ़ते क्रम में करो। तो इस तरीके की जो आंकड़ा जब हम सजावट उसको अरेंज करके अगर उसको लिखते हैं, उसी को हम विन्यस्त आंकड़ा बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, विन्यस्त आंकड़ा, ठीक है ना, विन्यस्त आंकड़ा, ठीक है ना, विन्यस्त आंकड़ा, ठीक है ना। इसी को हम अरेन ARRAYED अरेड डेटा, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो आंकड़ा होते हैं जिसको हम अरेंजमेंट करके लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, विन्यस्त आंकड़ा। और ऐसे हैं रैंडमली लिख लिए तो उसी को हम रॉ डेटा बोलते हैं, जिसको हम यथा प्राप्त आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये बात इतना समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं बारंबारता, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आपके क्वेश्चन जब एक्सरसाइज आप कोई भी आप क्लास 10 के मैथ बनाए या 9th का मैथ बनाए या 12th का मैथ बनाए, आप में हर आपको क्वेश्चन में इस तरह का जो ये कीवर्ड है वो आपको मिलेगा। तो आई होप ये कीवर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट आपको जो समझना है वो है बारंबारता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बारंबारता का अर्थ क्या होता है कि कोई भी आंकड़ा दिया हो, ठीक है ना, कोई भी आंकड़ा आपके सामने दिया गया हो और वो आंकड़ा की अगर किसी खास नंबर की अगर बारंबारता पूछी जाए तो उसकी बारंबारता होने का मतलब क्या हुआ कि वो संख्याएं वो आंकड़ा में कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा आंकड़ा दिया हो, जैसे मान लेते हैं कि 4 3 6 4 8 9 1 0 4 3 2 4 9 3, इस तरीके से आंकड़ा दिया गया हो, ठीक है ना। तो अगर हम पूछें कि इस आंकड़े में 4 की बारंबारता बताएं, है ना, 4 की बारंबारता बताएं यानी फ्रीक्वेंसी बताएं, है ना। तो 4 की बारंबारता क्या हो जाएगा, मतलब इस आंकड़े में आपको देखना है कि ये 4 जो है वो कितनी बार आया हुआ है। तो इस आंकड़े में यहाँ पे देख रहे हैं 4 यहाँ पे हैं 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, यानी इस 4 की बारंबारता कितनी है, 5 है। तो बारंबारता का अर्थ ये हुआ कि जिस संख्या को अगर हम बारंबारता निकालना चाहते हैं वो संख्या उस आंकड़े में देखना है कि वो कितनी बार आई हुई है, वो जितनी बार आएगी वही उस नंबर की क्या हो जाएगी, बारंबारता हो जाएगी, ठीक है ना। अब इस बारंबारता को सजाने के लिए 2 तरीके होते हैं, ठीक है ना। इस बारंबारता को या इसी को हम बोलते हैं, एक चीज़ इसका और भी नाम है जिसको हम बारंबारता वितरण भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी बारंबारता को हम क्या बोलेंगे, बारंबारता वितरण बोलेंगे, ठीक है ना। और एक और चीज़ आता है जिसको हम बारंबारता बंटन कहते हैं या बारंबारता सारणी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो बारंबारता ही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो बारंबारता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो बारंबारताएँ हैं, जो बारंबारता वितरण है उसको हम 2 तरह से उसको व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। उनमें से पहला जो तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता वितरण, ठीक है ना। अवर्गीकृत बारंबारता वितरण, ठीक है ना, अवर्गीकृत बारंबारता वितरण। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी बारंबारता हो उसको एक सही तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि आंकड़ों को सही तरीके से इसमें क्या किया जाएगा, अरेंजमेंट किया जाएगा। जैसे यहीं पे ये आंकड़ा दिया हुआ है तो इस वर्गीकृत आंकड़ा बारंबारता वितरण में क्या होता है, जैसे हम सबसे पहले छोटा अंक को लिखेंगे 0,
उसके बाद 0 के बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 नहीं है, 6 नहीं है, 6 यहाँ पे दिया हुआ है तो 6 इस टाइप का हम लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ा में आपको देखना है कि 0 जो है वो कितने बार आया हुआ है। तो 0 यहाँ पे देखिए 2 बार आया हुआ है तो 2 बार लिखेंगे। 1 देखेंगे कितने बार हैं तो 1 भी आपको यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 बार हैं। तो इस तरीके से हम जो आंकड़ा जो लिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा, जिसको हम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद जो हमें नेक्स्ट समझना है वो है वर्ग अंतराल। ठीक है ना, वर्ग अंतराल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं कि एक्चुअली जो वर्ग अंतराल होता है वो वर्ग अंतराल एक्चुअली क्या बताता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वर्ग अंतराल, जिसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है ना, वर्ग अंतराल। ठीक है ना, तो हेडिंग डालेंगे वर्ग अंतराल। ठीक है ना, जिसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है ना, क्लास इंटरवल। ठीक है ना, क्लास इंटरवल। ठीक है ना, तो ये जो क्लास इंटरवल होती हैं एक्चुअली, ये क्लास इंटरवल क्या होती हैं, वर्ग अंतराल क्या होती हैं। तो वर्ग अंतराल में क्या होगा कि कोई भी डेटा होगा। ठीक है ना, कोई भी डेटा होगा, जैसे गांव मोहल्लों का डेटा हुआ। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि आपके गांव में अगर 100 परिवार रहते हैं। ठीक है ना, तो 100 परिवार की अगर बिजली बिल दिखनी है। ठीक है ना, तो अगर मान लेते हैं कि 100 परिवार में जो बिजली बिल है मान लेते हैं 0 से लेकर 10 यूनिट तक, अगर मान लेते हैं 0 से लेकर 10 ये यूनिट हैं, बिजली बिल हैं यूनिट में। जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट बिजली बिल होता है, तो मान लेते हैं कि 0 से लेकर 10 यूनिट तक, या 10 यूनिट तक नहीं, इसमें जब 10 काउंट करते हैं ना, तो अगर 0 से लेकर 10 तक लिखा गया है, फिर 10 से लेकर 20 तक लिखा गया है, और 20 से लेकर 30 तक लिखा गया है, 30 से 40 तक लिखा गया है, इस तरह से वर्ग अंतराल लिखे जाते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि ये जो संख्याएं जो लिखी गई हैं 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ये जो लिखने का जो तरीका है ना, इस तरीका को हम बोलते हैं अतिव्यापी विधि। इसको हम क्या बोलेंगे, अतिव्यापी विधि। ठीक है ना, वर्ग अंतराल को लिखने के 2 तरीके होते हैं। इनमें पहला जो तरीका आता है जिसको हम बोलते हैं अतिव्यापी विधि। अतिव्यापी विधि को हम क्या बोलते हैं, अपवर्जी विधि। ठीक है ना, तो ये जितने भी मैंने ये नंबर लिखने का जो तरीका हुआ, इस तरीका को हम क्या बोलते हैं, अपवर्जी विधि। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, अपवर्जी विधि। ठीक है ना, अपवर्जी विधि या अपवर्जी विधि को ही हम क्या बोलते हैं, अतिव्यापी विधि। इसी को हम क्या बोलेंगे, अतिव्यापी विधि। ठीक है ना, अतिव्यापी विधि। तो अतिव्यापी विधि में क्या होगा कि आपको जो भी डेटा होगा 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, उसके बाद 30 से लेकर 40 और भी आगे हो सकते हैं। लेकिन अतिव्यापी में आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर लास्ट वाला जो संख्याएं होगी वही संख्या से यहाँ से शुरुआत होना चाहिए। जो यहाँ पर लास्ट हो रहा है वही संख्या यहाँ पे शुरू है, जो लास्ट में हो रहा है वही संख्या यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो ये जो लिखने का जो तरीका हुआ, जिसको हम बोलते हैं अपवर्जी विधि, या इसी को हम अतिव्यापी विधि बोलते हैं। अतिव्यापी में जो भी हमारा वर्ग अंतराल होता है, उस वर्ग अंतराल की जो उच्चतम सीमा होती है अगले वर्ग अंतराल की वो निम्न सीमा की क्या होती हैं, बराबर होती है। एक बार और सुन लीजिए कि पहले वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा होती है अतिव्यापी विधि में किसी पहला वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा होती हैं वो दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देख रहे हैं कि सारे की सारे क्या हैं, ये बराबर हैं। इसका उच्च सीमा अगले वाले की निम्न सीमा की क्या है, बराबर है। ये हर बार आपको देखने को दिख रहा है कि ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ये जो क्लास इंटरवल जो लिखने का जो तरीका हुआ, इसी को हम इस विधि को हम बोलते हैं अपवर्जी विधि, या इसी को हम अतिव्यापी विधि बोलते हैं, जिसको ओवरलैपिंग कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में ओवरलैपिंग बोलेंगे, ओवरलैपिंग। ठीक है ना, ओवरलैपिंग बोलेंगे। ठीक है ना, ये ओवरलैपिंग हुआ। ठीक है ना, तो ओवरलैपिंग में क्या होगा कि जो भी हमारा क्लास इंटरवल होगा, उस क्लास इंटरवल का जो उच्चतम सीमा होगा, जो क्लास इंटरवल का क्या होगा, उच्चतम सीमा होगा, उसके दूसरे क्लास इंटरवल के निम्न सीमा के बराबर होगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी ये क्लास इंटरवल लिखे गए हैं, उस क्लास इंटरवल में जो पहला वाला जो नंबर होता है, इस क्लास इंटरवल में जो पहला वाला जो नंबर होता है ना, उस पहला वाला नंबर को हम बोलते हैं निम्न सीमा। पहला वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? निम्न सीमा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? निम्न सीमा, ठीक है ना। और जो बाद वाला जो नंबर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? उच्च सीमा, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? उच्च सीमा, ठीक है ना, उच्च सीमा, ठीक है ना। तो जो भी हमारा क्लास इंटरवल होगा, उस क्लास इंटरवल का जो फर्स्ट नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? निम्न सीमा, और बाद वाला जो नंबर होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उच्च सीमा। अतिव्यापी विधि में जो भी क्लास इंटरवल लिखा जाएगा, उस क्लास इंटरवल में जो उच्चतम सीमा होगा अगले क्लास इंटरवल के निम्नतम सीमा के क्या होगा? बराबर होना चाहिए। तो इस तरह की जो विधि होती है लिखने का, इसी को हम क्या बोलते हैं? अतिव्यापी विधि। तो आई होप ये अतिव्यापी विधि में आपको समझ में आया होगा। जो हम नेक्स्ट बात करते हैं वो है समावेशी विधि, ठीक है ना। समावेशी विधि, अगर किसी भी क्लास इंटरवल को समावेशी विधि में लिखना हो या अतिव्यापी लिखना हो, समावेशी विधि, समावेशिक विधि, ठीक है ना। इसी समावेशिक विधि को हम क्या बोलते हैं? अतिव्यापी, ठीक है ना, अतिव्यापी। तो अतिव्यापी विधि में या अतिव्यापी जिसको हम नॉन ओवरलैपिंग बोलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। तो नॉन ओवरलैपिंग में क्या होगा कि ये भी एक तरह का क्लास इंटरवल होता है और ये भी एक तरह का क्लास इंटरवल होता है। तो अगर ये जो क्लास इंटरवल आपको जो दिए गए हैं उनमें से पहला जो क्लास इंटरवल है उसका जो उच्च सीमा है अगले क्लास इंटरवल के निम्न सीमा के क्या है? बराबर है। फिर इसका उच्च सीमा अगले वाले के निम्न सीमा के बराबर है, फिर इसका उच्च सीमा अगले वाले के निम्न सीमा के बराबर है। तो ये कंटिन्यू ऐसे चलता चला जाएगा। तो इस तरह के जो क्लास इंटरवल होते हैं इसी को अतिव्यापी, जिसको हम ओवरलैपिंग विधि बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कोई भी क्लास इंटरवल यहाँ पे लिखा जाएगा, सपोज मान लेते हैं कि अगर 0 से 10 तक लिखा गया, ठीक है ना, 0 से लेकर क्या लिखा गया है? 10 तक लिखा गया। फिर यहाँ पे 10 से शुरू नहीं होगा, अब ये क्या होगा कि यहाँ से एक ज़्यादा से शुरू होगा, 11 से शुरू होगा, 11 से लेकर क्या होगा? 20 होगा। फिर यहाँ से एक ज़्यादा शुरू होगा, क्या होगा? 21 से शुरू होगा, 21 से लेकर 30 तक। फिर यहाँ पे अगले में फिर एक क्या होगा कि ज़्यादा होगा, 31 से शुरू होगा, 31 से लेकर 40 तक। फिर एक ज़्यादा होगा, 41 से शुरू होगा, फिर 50 तक। तो यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि ये भी क्या है? एक तरह के क्लास इंटरवल है। ये भी एक तरह का क्या है? क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है, और ये भी एक तरह का वर्ग अंतराल है। तो इस तरीके से अगर कोई भी अगर लिखा जाता है जिसका उच्च सीमा अगले वाले के निम्न सीमा, फिर इसका उच्च सीमा अगले वाले के निम्न सीमा के बराबर हो, तो इसको हम अपवर्जी विधि या अतिव्यापी विधि बोलते हैं। लेकिन इस वर्ग अंतराल में अगर देखते हैं तो इसका जो उच्च सीमा है अगले की निम्न सीमा से एक ज़्यादा है। अगले की उच्च, जैसे यहाँ पे 0 से लेकर 10 लिखा गया है, तो इसका जो उच्च सीमा है अगले वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है उसकी उच्च सीमा से हर बार क्या है? एक बार ज़्यादा है। इससे ये एक बार ज़्यादा हुआ, ये इससे एक बार ज़्यादा हुआ, ये इससे एक बार ज़्यादा हुआ, ये भी इससे एक ज़्यादा हुआ। तो इस तरीके की जो लिखने का जो विधि है इसी को हम क्या बोलते हैं? समावेशी विधि या अतिव्यापी विधि। अतिव्यापी विधि में क्या करते हैं? उसमें जो भी हमारा पहला क्लास इंटरवल होगा उस क्लास इंटरवल का जो उच्च सीमा होता है वो अगले क्लास इंटरवल के निम्न सीमा में एक ज़्यादा होता है। पहले की जो उच्च सीमा होते हैं उससे एक ज़्यादा होते हैं अगले क्लास इंटरवल के निम्न सीमा के। तो इस तरीके से जो लिखने का जो तरीका हुआ किसी भी क्लास इंटरवल का, इसी को हम बोलते हैं अतिव्यापी या नॉन ओवरलैपिंग। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद जो हमारी टैली मार्क होते हैं, तो टैली मार्क जो होते हैं ना, वो टैली मार्क में क्या होते हैं? वो एक तरह के बराबरता को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टैली मार्क में अगर किसी भी बराबरता को अगर हमें टैली मार्क अगर लिखना होगा, जैसे मान लेते हैं कि यही लिखा हुआ है, जैसे एक चर है, अगर मान लेते हैं कोई संख्या 10 है और ये 5 बार आया हुआ है, और ये कोई 15 संख्या है इसको 2 बार आया हुआ है, और ये 20 संख्या है जो मान लेते हैं कि 6 बार आया हुआ है। तो अगर इसको हमें टैली मार्क में अगर लिखना है तो टैली मार्क में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 4 खड़ी लाइन खींचते हैं। हमेशा क्या होगा कि 4 खड़ी लाइन होगा, ये खड़ा लाइन हो गया। अगर हमें 4 यहाँ पे खड़ी लाइन हो गया, अब 4 से ज़्यादा खड़ी लाइन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 बराबरता में है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि एक तिरछा या ऐसे काट सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, 5 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 2 हैं बराबरता है तो इसको 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। आप इसको तिरछा नहीं काट सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसे ही काटने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमेशा 4 ही खड़ी होनी चाहिए और एक तिरछा ऐसे कटा हुआ होना चाहिए 5। अगर 5 से ज़्यादा है तो और भी खड़ी लाइनें आप ले सकते हैं, फिर काट सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो ये 4 तो हम खड़ी लाइन खींचेंगे ही, ठीक है ना। 4 लाइन खींच लिया और मैंने एक यहाँ पे तिरछा लगा लिया। अब इसमें एक और तिरछा नहीं लगा लेंगे, एक एक्स्ट्रा और यहाँ पे। तो इस तरीके से हम टैली मार्क्स खींचते हैं। आई होप ये आपको सेशन आपको समझ में आया होगा। जो भी यहाँ पे कीवर्ड आपको समझाए गए हैं, आपको कीवर्ड समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें, एंजॉय करते रहें, समझते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।